नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट 3 के पहले पेपर आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रशासनिक परिवर्तन, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की सरकार द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक परिवर्तन 1782 से लेकर 1856 के बीच जो कुछ प्रावधान लागू किए गए, हमारे कोर्स में केवल 1772-73 में लागू किया गया रेगुलेटिंग एक्ट ही हमारे पाठ्यक्रम में है। अतः हम इस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लॉर्ड क्लाइव द्वारा वापस इंग्लैंड लौट जाने के बाद इंग्लैंड की सरकार ने वॉरेन हेस्टिंग्स को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाकर भारत भेजा। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद कंपनी के साम्राज्य की लगातार वृद्धि होती गई और 1856 तक ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। इस बढ़ते हुए साम्राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन आवश्यक था। अतः ज्यों-ज्यों कंपनी का शासन बढ़ता गया, त्यों-त्यों ब्रिटेन की सरकार ने उनके प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन भी करती गई। साम्राज्य विस्तार और पुनर्गठन की इसी प्रक्रिया में कंपनी सरकार ने भारत में समय समय पर ऐसे गवर्नर जनरल भेजे जिन्होंने कंपनी राज्य का विस्तार कर कंपनी के प्रभाव में वृद्धि की, और कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भेजे जिन्होंने विस्तृत साम्राज्य को संगठित करने में अपनी रुचि प्रदर्शित की। यहाँ हम 1772 में लागू किए गए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी का कर्मचारी बनकर कलकत्ता आया था। अपनी योग्यता एवं लगन के कारण वह निरंतर उन्नति करता गया और 1772 में उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। किंतु उस समय कंपनी के सामने अनेक समस्याएं उपस्थित थी। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन के बुरे परिणाम स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी तथा भारतीय नायब दीवान अपने अत्याचारों द्वारा अपनी जेबें गर्म कर रहे थे और जनता का तीव्र शोषण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में कंपनी के संचालकों को भी विश्वास हो गया था कि कंपनी के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग कर्मचारी अपने निजी अधिकार में रख लेते हैं। अतः 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक समिति ने बंगाल काउंसिल के अध्यक्ष को आदेश दिया, जिसके 3 प्रावधान थे। सबसे पहला आदेश था, कंपनी स्वयं दीवानी का कार्य करे तथा राजस्व वसूली का कार्य कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाए। दूसरा आदेश था, नायब दीवान तथा उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया जाए। इसी प्रकार तीसरे आदेश में संचालक बोर्ड ने दोनों नायब दीवानों को बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाने और नायब दीवानों द्वारा किए गए धन का अपहरण एवं घूसखोरी का पता लगाने का दिया। उपयुक्त आदेशों के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना पद ग्रहण करते ही क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया। दोनों नायब दीवान रजा खां और सिताब राय को पदच्युत कर उन पर मुकदमा चलाया गया। इन दोनों के विरुद्ध यद्यपि कोई ठोस सबूत नहीं थे, केवल दीवानी का कार्य अपने हाथों में लेने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए ये मुकदमे दायर किए गए थे। यह मुकदमा 2 वर्ष तक चला, परंतु अंत में उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया। इन मुकदमों से इतना लाभ हुआ, दोनों नायब दीवानों की प्रतिष्ठा पूरी तरह से समाप्त हो गई और कंपनी के कर्मचारियों में एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया। दीवानी के प्रबंध के साथ साथ दीवानी न्याय का उत्तरदायित्व भी कंपनी पर आ गया था। द्वैत शासन के कारण पुरानी न्याय प्रणाली भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी।
कंपनी के कर्मचारियों ने सामान्य नागरिकों और शिल्पियों पर भीषण अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। स्वयं संचालक समिति ने 10 अप्रैल 1771 में अपने कर्मचारियों के इन अत्याचारों को स्वीकार किया और उन्होंने बंगाल में न्याय व्यवस्था सुधारने हेतु कार्य शुरू किया। भारत में कंपनी के कर्मचारियों का लक्ष्य अधिकाधिक धन कमाकर इंग्लैंड लौट जाना था। उन्हें निजी व्यापार की छूट भी प्राप्त थी और कुछ निश्चित कार्यों पर उन्हें कमीशन भी मिलता था। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को भेंट व उपहार भी मिलते रहते थे। इस प्रकार एक ओर तो कंपनी को दीवानी का उचित प्रबंध करना था और दूसरी ओर अपने कर्मचारियों के निजी व्यापार एवं घूसखोरी के कर्तव्यों पर प्रतिबंध लगाना था। अतः वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक परिवर्तनों का उद्देश्य कंपनी को इन कार्यों के योग्य बनाना था। इसी उद्देश्य हेतु रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया। इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंध संचालक समिति द्वारा किया जाता था। इन संचालकों का चुनाव कंपनी के उन हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के शेयर होते थे। इंग्लैंड की संसद कंपनी के मामलों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करती थी। 1765 में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी के कर्मचारी भारत में धनी बनकर लौटने लगे तथा वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। अतः इंग्लैंड में एक आम भावना बन गई थी कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है, परंतु वास्तव में कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक थी। उसकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी यदि कंपनी के जल्दी से जल्दी धन न जुटाया गया तो कंपनी के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो सकता था। कंपनी की इस प्रकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कुछ कारण थे जो निम्न प्रकार हैं। उनमें सबसे पहला कारण था कंपनी ने भारत में लगातार युद्ध किए थे। इन युद्धों में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च हुआ था, किंतु इन युद्धों के फलस्वरूप उसे कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हुआ था। नंबर 2, यद्यपि कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था, किंतु इस दीवानी से कंपनी को जो राजस्व मिलना चाहिए था वह प्राप्त नहीं हो रहा था। तीसरा, कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में लगे हुए थे। इस निजी व्यापार के कारण वे कंपनी के व्यापार की उपेक्षा कर रहे थे, अतः कंपनी को व्यापार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। नंबर 4, कंपनी के प्रोप्राइटर्स अर्थात हिस्सेदारों ने कंपनी के लाभांश को बढ़ाना आरंभ कर दिया। 1766 में यह लाभांश 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। 1767 में इसे 12.5% करना का प्रयास किया, किंतु संसद के हस्तक्षेप के कारण इसे रद्द कर दिया गया। परंतु 1772 में इसे पुनः 12.5% कर दिया गया। पांचवा कारण संसद के कुछ सदस्यों का विचार था कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है, इसीलिए कंपनी को क्राउन के अधीन कर दिया जाना चाहिए। इस विचारधारा के प्रबल होने के कारण कंपनी ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य को 1 फरवरी 1767 से 4 लाख पाउंड देना वार्षिक स्वीकार किया। पहले यह समझौता 2 वर्षों के लिए हुआ, किंतु 1769 में यह समझौता अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण कंपनी के लिए धन की व्यवस्था करना आवश्यक था। कंपनी को इतनी विशाल धनराशि केवल इंग्लैंड की सरकार ही दे सकती थी, किंतु कंपनी के संचालकों को इस बात की शंका थी कि सरकार से ऋण मांगने पर कहीं कंपनी को क्राउन के अधीन न कर दिया जाए और इंग्लैंड के शेयर बाजार में शेयरों का मूल्य एकदम से न गिर जाए। फिर भी इंग्लैंड की सरकार के पास 14 लाख पाउंड ऋण देने का आवेदन कंपनी द्वारा भेजा गया। इस आवेदन पत्र के संबंध में इंग्लैंड के विचारकों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई,
कंपनी के आवेदन पत्र पर विचार करने हेतु सरकार ने यह मामला 2 समितियों, सीक्रेट समिति और सिलेक्ट समिति को सौंप दिया। इन समितियों के सुझावों के आधार पर सरकार ने 2 विधेयक तैयार किए। प्रथम विधेयक में कंपनी को 14 लाख पाउंड ऋण देने की व्यवस्था की तथा दूसरे विधेयक में कंपनी पर कुछ सरकारी नियंत्रण रखने के लिए कंपनी की संचालक समिति और भारत में प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई। इसी दूसरे विधेयक को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, जिसे संसद ने 1773 में पास किया और 1774 ईस्वी में से लागू किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करने के कुछ उद्देश्य थे, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण एवं अधिकार स्थापित करना। दूसरा, कंपनी की संचालक समिति के संगठन में परिवर्तन करना। तीसरा, कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य बनाना। इस प्रकार इन उद्देश्यों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट में कई प्रकार के प्रावधान किए। ये प्रावधान संचालक समिति से संबंधित और प्रशासन से संबंधित मुख्य रूप से थे, जो इस प्रकार धाराओं के अंतर्गत रखे गए। उसका पहला जो धारा रखी गई वह थी, कंपनी के संचालकों के चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी होगा जिसके पास कंपनी के 1000 पाउंड के शेयर होंगे। इससे पहले मताधिकार उन व्यक्तियों को था जिनके पास कंपनी के 500 पाउंड के शेयर थे। दूसरा परिवर्तन या प्रावधान, संचालकों का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष रखा गया और कुल सदस्यों का 1/4 भाग या 6 सदस्य प्रति वर्ष चुने जाएंगे। एक ही सदस्य के दोबारा चुने जाने से पहले 1 वर्ष का अवकाश आवश्यक होगा। तीसरा प्रावधान, जिन व्यक्तियों के पास 3000, 7000 और 10,000 पाउंड के शेयर थे, उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 मत देने का अधिकार दिया गया। चौथा प्रावधान, भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम का उल्लेख किया गया तथा काउंसिल के 4 सदस्यों के लिए बोरवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन के नामों का उल्लेख किया गया। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया तथा यह भी कहा गया कि काउंसिल के निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाएंगे। पांचवां, बम्बई एवं मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति, देशी राजाओं से युद्ध करने और संधि करने में बंगाल काउंसिल के निर्देशन में कार्य करने को कहा गया, किंतु असाधारण परिस्थिति में ये दोनों स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते थे तथा संचालक समिति से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे। छठा प्रावधान, बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त अंग्रेज प्रजा पूरी तरह से इस न्यायालय के अधीन होगी। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर एलिजा इम्पे के नाम का उल्लेख किया गया। सातवां, गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश प्रसारित करने का निर्देश दिया गया, किंतु इन्हें लागू करने के पूर्व इनका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजीकरण एवं प्रकाशित किया जाना आवश्यक किया गया।
इसी प्रकार 8वां, कंपनी के संचालकों एवं भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी एक प्रति इंग्लैंड की सरकार के पास अवश्य भेजी जाएगी तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला निजी व्यापार पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के गवर्नर जनरल और कर्मचारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया और बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च बनाकर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को उनके अधीन करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के कुछ दोष थे, उन दोषों ने इस एक्ट को पूरी तरह से सफल नहीं होने दिया। इस एक्ट के जो दोष थे जिन्होंने आगे चलकर गृह सरकार एवं भारतीय प्रशासन में अत्यंत भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, ये दोष कुछ तो मौलिक थे और कुछ व्यावहारिक। मुख्य रूप से इस एक्ट की आलोचना निम्न दोषों के आधार पर की जाती है। उसका सबसे पहला दोष था अधिक पूंजी वाले हिस्सेदारों को मतदान का अधिकार देने से लगभग 1246 हिस्सेदारों को मत अधिकार से वंचित कर दिया गया। बड़े हिस्सेदारों को एक से अधिक मत का अधिकार देकर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया गया। दूसरा दोष, कंपनी के मामलों पर संसद का पूर्ण नियंत्रण नहीं रखा गया। कंपनी को अपने कार्यों की रिपोर्ट इंग्लैंड की सरकार को अवश्य भेजनी पड़ती थी, किंतु इंग्लैंड में ऐसा कोई सरकारी प्रबंध नहीं किया गया जिससे कि इन रिपोर्टों की जांच हो सके तथा कंपनी के कर्मचारियों की कार्यवाही पर नज़र रखी जा सके। इसका तीसरा दोष, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को भी पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई। उसे काउंसिल के बहुमत को मानना पड़ता था। काउंसिल के 4 सदस्यों में से 3 सदस्य उस पर हावी हो सकते थे तथा उसे कई ऐसे कार्य करने को बाध्य होना पड़ता था जिसका वह काउंसिल में विरोध कर चुका होता था। स्वयं वारन हेस्टिंग्स ने कहा, सही रूप में मेरी स्थिति कष्टप्रद एवं अपमानकारी है। अधिनियम द्वारा जो शक्तियाँ मुझे प्रदान की गई है उन्हीं शक्तियों से मुझे वंचित भी कर दिया गया है। मेरे पद का जो सम्मान मिलना चाहिए उसकी उपेक्षा की गई है तथा जिन कार्यों का मैं अनुमोदन नहीं करता फिर भी उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। चौथा दोष, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं देना था। असाधारण परिस्थितियों में वे बिना बंगाल सरकार की स्वीकृति के भी कार्य करने में स्वतंत्र थे तथा संचालकों से सीधे ही आदेश प्राप्त कर सकते थे। इससे कालांतर में अनेक कठिनाइयाँ पैदा हुई। 5वां, सर्वोच्च न्यायालय एवं बंगाल काउंसिल में सर्वोच्च कौन है इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई। फलस्वरूप दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी निश्चित नहीं किया गया, जिससे प्रांतीय न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हो गए। छठा, इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से कानून न्यायालय भारतीय या अंग्रेजी किस पद्धति से न्याय करेगा, वादी के अथवा प्रतिवादी के कानून से, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अंग्रेज जज भारतीय कानूनों एवं रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे। अतः उन्होंने ब्रिटिश कानूनों के आधार पर न्याय किया, जिससे भारतीय लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यद्यपि इस एक्ट के उपयुक्त दोष थे, फिर भी इस एक्ट में कुछ ऐसे गुण भी थे जिसकी वजह से ये एक्ट काफ़ी हद तक लगभग 10 वर्षों तक ये कार्य करता रहा। इस एक्ट के जो गुण थे, उन गुणों में सबसे पहला गुण था, यह पहला अवसर था जबकि भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों पर कंपनी के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर एक लिखित संविधान तैयार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में बनाए जाने वाले सभी संवैधानिक नियमों के लिए इस अधिनियम ने एक ढांचा तैयार कर दिया था। दूसरा,
संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि किए जाने से उन्हें अधिक सुरक्षा प्राप्त हो गई तथा अब वे अपनी नीतियों को भली भांति क्रियान्वित कर सकते थे। तीसरा, इस अधिनियम द्वारा कंपनी पर संसद के नियंत्रण की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस अधिनियम की आधारशिला पर ही धीरे धीरे नियंत्रण कठोर होता गया और 1858 ईस्वी में तो कंपनी की सत्ता ही समाप्त कर दी गई। अतः इस अधिनियम के परिणाम बड़े दूरगामी एवं स्थायी सिद्ध हुए। नंबर 4, आरंभ में यह कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी, किंतु अब वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने लगी थी। कंपनी को प्रदत्त चार्टर व्यापार करने का अधिकार पत्र में ऐसे कार्यों को मान्यता नहीं दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा उसे राजनीतिक कार्यों को करने की मान्यता भी प्रदान कर दी गई थी। पांचवा, इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार एक यूरोपीय सरकार ने यूरोप के बाहर भू क्षेत्र के शासन का दायित्व ग्रहण किया। वस्तुतः भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज द्वारा बिना सीधा दायित्व ग्रहण किए अच्छी सरकार स्थापित करने हेतु एक साहसिक कदम उठाया गया था। छठा, कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, निजी व्यापार तथा उपहार स्वीकार करने पर लगाया गया प्रतिबंध भी महत्वपूर्ण था। सातवां, इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। यद्यपि मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों पर केंद्र का नियंत्रण अपर्याप्त था, फिर भी भारत में कंपनी की विभिन्न शाखाओं पर एक सर्वोच्च सत्ता अवश्य स्थापित की गई थी। यद्यपि रेगुलेटिंग एक्ट के गुण एवं दोषों से युक्त था, फिर भी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें उसका निर्माण हुआ, वह सराहनीय कहा जा सकता है। यह अधिनियम संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में प्रथम हस्तक्षेप था, अतः उसकी नम्रतापूर्वक आलोचना की जानी चाहिए। यह एक्ट कंपनी की व्यवस्था को सुधारने का पहला प्रयास भी था और इस दृष्टि से कुछ दोष रह जाना स्वाभाविक था। इस एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक लक्ष्य एवं अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। अतः यह अधिनियम कंपनी के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली बार इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने भारत में व्यापार कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों के साथ साथ उसको राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया और उसे राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने की मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह चूँकि भारतवर्ष में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास था, अतः हमें इसकी आलोचना करते समय थोड़ा नम्र रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।